बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करेंगे। आज हमारा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट लेक्चर है। तो आज के हमारे लेक्चर कंटेंट्स क्या हैं? आज हम बात करेंगे इंडिविजुअल की, आज हम बात करेंगे पॉपुलेशन की, कम्युनिटी की, इकोसिस्टम की एंड बायोस्फीयर की। तो इन सब को हम एक एक करके समझते हैं। इंडिविजुअल क्या होता है? An organism is a contiguous living thing. A living organism या एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एक अलग थलग जिंदा चीज होती है, यानी कि एक सेपरेट इंडिविजुअल होता है, एक सेपरेट लिविंग सिस्टम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल कहते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, एन इंडिविजुअल लिविंग थिंग कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, कि एक ऐसी जिंदा चीज जो कई सेल्स पर मुश्तमिल होती है, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिर्फ इसमें से यूनिसेलुलर को निकाल लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल वो होता है जिसमें कई सेल्स होते हैं और वो एक दूसरे के साथ एक यूनिट बना के, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके वो एक सिस्टम बनाते हैं। इसको हम इंडिविजुअल कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो इतने ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होते और उसमें एक ही सेल होता है। अच्छा, various organs in plants and various organ systems in animals are assembled together to form an individual, the whole organism। ये हमने पहले भी बात की थी कि प्लांट्स में ऑर्गन्स ही होते हैं, लेकिन एनिमल्स में कम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। अब पौधों के जो ऑर्गन्स हैं, जैसा कि लीव्स हैं, शूट है, रूट्स हैं, ये सारे मिलके तो एक प्लांट का ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जैसा कि ट्री है या कोई भी पौधा है। लेकिन एनिमल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम्स हैं। ये सारे सिस्टम्स मिलकर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एक कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। या ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमन इंडिविजुअल में ये सारे सिस्टम्स होते हैं और वो सारे मिलकर एक इंडिविजुअल बनाते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स की। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इंडिविजुअलिटी इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक, कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी जो इंडिविजुअल होता है, उसकी अपनी एक इनफरादियत होती है उनकी खसूसियात में, और वो जो इनफरादियत है वो हर स्पीशी के हर फर्द के अंदर होती है। यही बात हम इस तरह भी कर सकते हैं कि डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज, कि वो जो ऑर्गेनिज्म है या इंडिविजुअल है वो अपने जैसे अपनी स्पीशी के अफराद से भी मुख्तलिफ होता है। उसमें बहुत सारे करैक्टर्स दूसरे जैसे नहीं होते। एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो इंडिविजुअल होता है, जो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से प्रोड्यूस होते हैं, वो कभी भी एक जैसे नहीं होते। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसा कि आइडेंटिकल ट्विन्स हैं या फिर कुछ दूसरे हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो हर इंडिविजुअल जो है वो दूसरे इंडिविजुअल से बहुत सारे एस्पेक्ट्स के लिहाज से डिफरेंट होता है। द वेरियस फंक्शंस, प्रोसेसेस, एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर कोऑर्डिनेटेड, कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बहुत सारे फंक्शंस हैं, एक्टिविटीज हैं और सारे प्रोसेस हैं, वो एक दूसरे के साथ बड़े कोऑर्डिनेटेड फैशंस में होते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए से सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा रनिंग कर रहा है, तो रनिंग करने के दौरान क्या होता है, मस्कुलर सिस्टम काम कर रहा है, मसल स्पीड से काम कर रहे हैं। जब मसल स्पीड से काम करेंगे, मसल ज़्यादा काम करेंगे, तो उसके नतीजे में क्या होगा, मसल्स को ज़रूरत होगी ऑक्सीजन की भी और खुराक की भी। तो ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या होता है, ब्लड तेज़ी से मूव करना शुरू कर देता है, हार्ट कंट्रैक्ट करता है स्पीड के साथ, और उसके साथ ब्लड भी तेज़ी से मूव करता है और टिश्यूज़ तक, मसल्स तक खुराक पहुंचती है। इसके अलावा ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए जो हमारा सांस लेने वाला सिस्टम है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स हैं, वो भी स्पीड के साथ कंट्रैक्ट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज हो सके और ऑक्सीजन जो है ना वो टिश्यूज़ तक पहुंचाई जा सके। तो आपको पता है कि दौड़ने के साथ साथ एक तो हमारे दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है और उसके अलावा हमें सांस भी चढ़ जाता है। वो किस लिए? क्योंकि वो टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन और खुराक पहुंचाने के लिए दोनों ही सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड फैशन में काम कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे जिस्म के अंदर सारी एक्टिविटीज़ बड़ी रेगुलेटेड होती हैं। तो ऑर्गेनिज्म वर्क, इंटरैक्ट एंड रिस्पॉन्ड एज अ होल, कि अब ऑर्गेनिज्म वर्क कर रहा है, इंटरैक्ट भी कर रहा है और रिस्पॉन्ड कर रहा है एज अ होल। अभी हमने इस एग्जाम्पल में भी देखा, डिफरेंट सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन के जरिए से रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी स्टिमुलाई को एज अ होल।
अच्छा, इसके बाद अगली जो बात करेंगे, अगला जो लेवल है वो पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन क्या होती है? अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। कि सेम प्लेस, सेम टाइम और सेम जो है स्पीशी के मेंबर्स को हम पॉपुलेशन कहते हैं। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो पॉपुलेशन इज अ हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देन ऑर्गेनिज्म। कि पॉपुलेशन पीछे जो हमने लेवल्स पढ़े थे उन सबसे हायर है। क्यों हायर है? कि ऑर्गेनिज्म तक, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल इंडिविजुअल था, लेकिन यहाँ पर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं कि बिकॉज हेयर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज इन्वॉल्व, के यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये क्या है, ये इंडिविजुअल से हायर लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल लेते हैं पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन की एग्जांपल्स में नंबर ऑफ रैट इन द फील्ड ऑफ राइस, या फिर जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बायोलॉजी क्लास, या नंबर ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ सिटी। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं कि जिसमें सिर्फ एक स्पीशी को लेते हैं, उसके मेंबर्स को लेते हैं, वो जितने भी हों, वो स्मॉल पॉपुलेशन भी हो सकती है, लार्ज पॉपुलेशन भी हो सकती है। तो अब हम एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं, और सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है वो बात करते हैं जीन फ्रीक्वेंसी। प्रोपोर्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर एलील अमंग ऑल एलील्स ऑफ सेम जीन इन अ पॉपुलेशन, के किसी भी पॉपुलेशन के अंदर पाए जाने वाले किसी एक जीन्स को दूसरे के लिहाज से जो प्रोपोर्शंस हैं, इसको हम क्या कहते हैं? जीन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरा क्या होता है? जीन फ्लो, ट्रांसफर ऑफ वन जीन और एलील फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, के एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन तक जीन्स की जो मूवमेंट है, ठीक है, माइग्रेशन के जरिए से जो हो रही है या किसी भी वजह से हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई जीन्स मूव करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जीन फ्लो कहते हैं। तीसरा है एज डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स इन अ पॉपुलेशन, के किसी भी पॉपुलेशन के अंदर पाए जाने वाले यंग्स की, ओल्ड्स की एंड चिल्ड्रंस की, या बच्चों की, जो बच्चों, जवान और बूढ़ों की जो तादाद है, इसको हम एज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसके बाद पॉपुलेशन प्रेशर है द सम ऑफ फैक्टर्स विच रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ एन एनवायरनमेंट टू सपोर्ट पॉपुलेशन, कि ये क्या होता है? ये सम है उन फैक्टर्स का और जो रिड्यूस करते हैं एबिलिटी ऑफ एन एनवायरनमेंट टू सपोर्ट पॉपुलेशन, कि ये किसी भी तरह पॉपुलेशन पर बुरी तरह असरअंदाज होते हैं। इसमें अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें फ्लड्स आ सकते हैं। तो इस तरह की कैलामिटीज सारी, वॉल्केनोज हैं, सुनामीज हैं, ये सारी क्या हैं? ये पॉपुलेशन प्रेशर में आती हैं जो पॉपुलेशन को बुरी तरह से असरअंदाज हो। अच्छा, अब बात करते हैं कम्युनिटी। तो कम्युनिटी क्या होती है? यहाँ पर सारी पॉपुलेशन किसी भी एरिया में, उनको हम कलेक्टिवली कम्युनिटी कह देते हैं। कि पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द सेम हैबिटेट फॉर्म अ कम्युनिटी, कि किसी एक एरिया में पाई जाने वाली जो सारी पॉपुलेशंस हैं, वो जो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, उनको कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं? उसको हम कम्युनिटी कह देते हैं। अच्छा, अब कम्युनिटी डायनामिक कलेक्शन है। इससे क्या मुराद है? कि कम्युनिटीज आर डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर्स में डिक्रीज ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन एबायोटिक फैक्टर, के एबायोटिक या बायोटिक फैक्टर की वजह से किसी एक पॉपुलेशन को फायदा भी हो सकता है, किसी को नुकसान भी हो सकता है, उसकी तादाद बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये डायनेमिक है। सिंपल कम्युनिटी, द कम्युनिटी विच हैव अ फ्यू पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज सिंपल कम्युनिटी। इन सिंपल कम्युनिटी एनी चेंज कैन हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, कि किसी भी सिंपल कम्युनिटी के अंदर एक तो कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, थोड़े होते हैं, और उसमें ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होते हैं। इस बात को समझने के लिए मैं एक बात आपको छोटी सी कम्युनिटी की, सिंपल कम्युनिटी की समझाता हूँ। कि एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें ग्रास है, उसके बाद रैबिट्स हैं और ईगल है, ये तीन हम इंडिविजुअल ले लेते हैं। अब ये सबसे सिंपल कम्युनिटी है। अब अगर क्या होता है कि रैबिट ज़्यादा होंगे तो वो क्या करेंगे? घास को खाएंगे, और घास कम होगा, जब घास कम होगा तो रैबिट नजर आएंगे, तो ईगल को फायदा होगा, ईगल रैबिट्स को खाएगा। तो अब ये देखें, एक पॉपुलेशन दूसरी को डायरेक्टली असरअंदाज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये सिंपल है। एक सारी स्पीशीज जो हैं, वो तीनों स्पीशीज एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, कि एक के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है, या एक के कम होने से दूसरी बढ़ रही है। तो इस तरह ये क्या होता है? एक दूसरे पर असरअंदाज हो रहे हैं और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम कम्प्लेक्स कम्युनिटी की बात करते हैं, तो कम्प्लेक्स कम्युनिटी में क्या होता है? The community which has a great variety of population is called as a complex community. The changes in the complex communities are slow and regular. इसमें slow and regular changes हैं। क्यों? क्योंकि घास को खाने वाला रैबिट नहीं, इसके अलावा डियर्स भी हैं, और इसके अलावा रैबिट और डियर्स को खाने वाला सिर्फ ईगल नहीं, इसके अलावा उसमें जो है ना, वहाँ पर जो है ना, वो फॉक्सेस हो सकते हैं, या फिर लाइन हो सकते हैं, या फिर लेपर्ड्स हो सकते हैं। तो इस तरह उसमें क्या होता है? उसमें जो चेंजेस हैं वो स्लो एंड रेगुलर होती हैं। तो इस तरह जो होता है ना, ये जो कम्प्लेक्स कम्युनिटी है, ये इस तरह के इफेक्ट्स को बर्दाश्त कर लेती है, फेस कर लेती है। लेकिन सिंपल कम्युनिटी एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन पर डायरेक्टली असरअंदाज होने की वजह से बुरी तरह असरअंदाज होती है।
अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम क्या होता है? लार्ज रीजन्स कंटेनिंग different communities or group of living organism along with their non-living surrounding, where these organisms interact with each other also with their specific environment। के ये जो है ये क्या होता है? डायनेमिक कलेक्शन है। ये भी किस तरह कि यहाँ पर सारी कम्युनिटीज, उसके साथ साथ एबायोटिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं। एबायोटिक फैक्टर से क्या मुराद है कि वहाँ पर साइल, उसके अलावा वाटर, उसके अलावा टेम्परेचर, उसके अलावा एयर, ये सारी चीज़ें उसमें असरअंदाज होती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस यूनिट को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट हैं, एक है बायोटॉप और दूसरा है बायोसिनोसिस। बायोटॉप एबायोटिक कंपोनेंट्स को कहते हैं, जिसमें क्या होता है? साइल है, वाटर है, एयर है। और बायोसिनोसिस में बायोटिक कंपोनेंट आते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये सारे जो हैं ये एक इकोसिस्टम बनाते हैं। इसके बाद अगली बात हम करेंगे बायोस्फीयर की। द पार्ट ऑफ द प्लानट अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि वो पार्ट प्लानट अर्थ का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल है, या वो हिस्सा जहां पर क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। ये प्लानट अर्थ का वो पार्ट है जहां पर ये सारी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक लेयर बनती है। अब बायोस्फीयर इज एन एरिया ऑफ द प्लानट वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इंक्लूडिंग द ग्राउंड एंड द एयर, कि वो जो यानी सरफेस ऑफ द साइल है, पहाड़ हैं, ये भी सारे आ जाते हैं उसमें, और उसके अलावा उसमें एटमॉस्फेयर भी आ जाता है। इस लेयर को, इस हिस्से को हम बायोस्फीयर कहते हैं। और इट इज 8 to 10 किलोमीटर स्ट्रिप कंटेनिंग लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर एंड इट्स ऑर्गेनिज्म, कि इसमें क्या होता है? 8 to 10 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस अबव और बिलो द सरफेस, यानी कि ये वो 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के पाए जाने के चांसेस हैं। ठीक है, ये एवरेज आप समझ लें कि 20 किलोमीटर की एक स्ट्रिप है। एवरेज 20 किलोमीटर की एक स्ट्रिप है जिसमें हवा भी आ रही है और साइल वगैरह भी आ रही है। तो ये पूरे प्लानेट अर्थ पर जो लेयर है, इस लेयर को बायोस्फीयर कहते हैं। अब ये हमारा बायोस्फीयर जो है, इसके साथ ही हमारी जो है ना वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन खत्म होती है। तो अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। द फॉरगोइंग अकाउंट मेक्स इट क्लियर दैट एन ऑर्गेनिज्म कैन बी स्टडीड एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने जो पीछे पढ़ा उसमें हमने ये देखा कि हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट लेवल पर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर सबसे पहले बात की थी कि इट कैन बी स्टडीड एट सब एटॉमिक, एटॉमिक मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर, ऑर्गेनल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑन ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गेनिज्म से जो छोटे लेवल्स थे। फिर इसके बाद हमने बात की थी कि वी कैन आल्सो लुक एट इट as an individual, as a part of the population of the similar individual, as a part of the community that includes the other populations, and a part of the community of an ecosystem which include abiotic factor as well as living organism। कि अब हम, ये पहले था ऑर्गेनिज्म से छोटा, फिर ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल, और उसके साथ साथ क्या होता है? उसके साथ साथ जो है वो क्या है? ऑर्गेनिज्म के अबव के जो हैं, तो इंडिविजुअल से छोटे और फिर इंडिविजुअल के बाद वाले, जैसा कि पॉपुलेशंस हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उसके बाद इकोसिस्टम है, बायोस्फीयर है, ये सारी जो चीज़ें हैं फिर ये क्या बनाती हैं? ऑर्गेनिज्म से हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो ये हमने सारा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और मेरा ख्याल है बच्चों का बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक क्लियर हो गया। इसमें साथ साथ ही आपका तैयार हो गया होगा, इसमें तो आप खुद भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला ही नहीं है इसमें। तो अब हम अपने लेक्चर को समराइज करते हैं। हमने सबसे पहले बात की थी कि इंडिविजुअल क्या होता है। इंडिविजुअल होता है कंटिगुअस लिविंग थिंग, एक अलग थलग जिंदा चीज़, ठीक है, जो कई सेल्स पर भी मुश्तमिल हो सकती है। यहाँ पर हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के रेफरेंस से बात की थी कि वो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होता है, उसकी इंडिविजुअलिटी होती है, वो डिफरेंट होता है अपनी स्पीशीज़ के दूसरे मेंबर से, और उसके अलावा उसके सारे जो फंक्शंस हैं वो कोऑर्डिनेटेड फैशंस में हो रहे हैं, और वो क्या करता है? कोई भी रिस्पांस जो है वो एज अ होल देता है। उसके बाद हमने पॉपुलेशन की बात की थी कि पॉपुलेशंस क्या होते हैं कि ये सेम स्पीशीज, सेम एरिया, सेम प्लेस पे रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हम क्या कह देते हैं? पॉपुलेशन। फिर उसमें हमने उसके एट्रीब्यूट की बात की, जीन फ्रीक्वेंसी की बात की, जीन फ्लो की बात की, एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, पॉपुलेशन प्रेशर की बात की, और इसके साथ साथ हमने जो है फिर आगे कम्युनिटी की बात की। कम्युनिटी क्या होता है कि डिफरेंट पॉपुलेशंस लिविंग एट अ प्लेस, इसको कलेक्टिवली हम कम्युनिटीज़ कहते हैं। और उसमें हमने सिंपल कम्युनिटी की बात की, फिर हमने कम्प्लेक्स कम्युनिटी की बात की, हमने कहा कि ये डायनामिक कलेक्शंस होती हैं।
इसके बाद फिर इकोसिस्टम की बात की, जहाँ पर लिविंग कम्युनिटीज़ के साथ उसके नॉन लिविंग जो सराउंडिंग है वो भी आ जाता है, उसमें बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट दोनों आ जाते हैं। इसके बाद फिर हमने बायोस्फीयर की बात की कि प्लानट अर्थ का वो पार्ट जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, इसको हम बायोस्फीयर कह देते हैं। तो ये सारा वो तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर जो है वो ऊपर और अबव और नीचे ग्राउंड लेवल से होती है। 20 किलोमीटर की स्ट्रिप जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, इसको हम कह देते हैं ये बायोस्फीयर है। अच्छा, अब बायोस्फीयर यानी स्फीयर का वो वाला पार्ट जहाँ पर लाइफ पाई जाती है। बायो का मतलब लाइफ और स्फीयर का मतलब स्फीयर हो गया। स्फीयर का मतलब यहाँ पर प्लानेट है, तो बायोस्फीयर ये वो प्लानेट का पार्ट है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो ये बच्चे हमारा आज का टॉपिक था। तो इंशाल्लाह फिर कल हम बात करेंगे डिटेल लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस की, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड इन टाइम की।